फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, हम कर रहे हैं पेपर एनालिसिस। ये 17 जनवरी का पेपर है। इससे पहले जो सेट हो चुके हैं वो हमने कर लिए सारे, जितने भी पेपर आए थे जनवरी में 2022 में जो ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ था। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, assertion in the classroom boys have the potential to perform much better than the girls in mathematics and science। कि क्लासरूम में क्या है, लड़कों में ज्यादा पोटेंशियल होता है लड़कियों के कंपैरिजन में, कि लड़के ज्यादा अच्छे होते हैं मैथ्स और साइंस में। तो क्या ये बात ठीक है? रीजन क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिक एबिलिटी कम नेचुरली टू बॉयज देन गर्ल्स। कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग है या फिर साइंटिफिक एबिलिटी है, जो लॉजिक लगाना, ये लड़के ज्यादा अच्छे से जानते हैं क्योंकि उनके अंदर ये नेचुरल होता है और लड़कियों के अंदर नहीं होता है। तो क्या ये दोनों बातें ठीक है? तो ये दोनों ही बातें गलत हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सोच है कि लड़कियां साइंस नहीं ले सकती हैं, लड़कियां साइंस नहीं चला सकती, कमजोर होती हैं लड़कियां। लड़कों में नेचुरली होता है कि वो इंटेलिजेंट होते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, वो लॉजिक लगाना जानते हैं ज्यादा। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। बोथ ए एंड आर फॉल्स। कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, लड़कियां भी अच्छा करती हैं और कर रही हैं। तर्क क्या है? लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताओं सहज रूप से मौजूद होती हैं। कि लड़कों में ये बिल्कुल नेचुरल है। तो ऐसा नहीं है, नेचुरल हो या ना हो, लेकिन लड़कियां भी अच्छा करती हैं और लड़के भी अच्छे करते हैं। ठीक है, किसी का भी ऐसा कंपैरिजन और कम ज्यादा नहीं कह सकते। ठीक है, कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, होम साइंस कर सकती हैं, घर का झाड़ू पोछा कर सकती हैं। तो ये गलत विचार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, NEP 2020 एम्फेसाइजेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइजेज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यचर्या का लचीलापन, तो अच्छी बात है। जो करिकुलम फ्लेक्सिबल होगा तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, रियल लाइफ से इंटरेक्ट करके पढ़ाया जाएगा, बच्चों की नीड्स को कैटर किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे पढ़ते हैं। पाठ्यचर्या का मानकीकरण की बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो करिकुलम, तो ये गलत है। पाठ्यचर्या का गैर संदर्भीकरण, डीकंटेक्चुअलाइजेशन, यानी संदर्भ से बिल्कुल अलग पढ़ाएं, उनकी ना तो रियल लाइफ से रिलेट करें, ना ही उनकी बुक्स से, ना ही उनकी लाइफ से रिलेट करें, ना ही उनके एक्सपीरियंसेस से रिलेट करें। तो ऐसा करिकुलम का कोई फायदा नहीं है, ऐसी टेक्स्ट बुक का कोई यूज नहीं है। कंटेक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, ना कि डीकंटेक्चुअलाइजेशन। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना, तो रटकर याद करना कोई अच्छा तरीका नहीं है। रटने के लिए ना तो कोई पॉलिसी कहती है, कोई भी नहीं कहता है। रटना जो है नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, कोई भी पॉलिसी इसके ऊपर बात नहीं करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, पाठ्यचर्या का लचीलापन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द फोकस असेसमेंट शुड बी ऑन। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग वाट ऑल द लर्नर्स कैन नॉट डू, कि ये रिफ्लेक्ट करे कि बच्चे क्या नहीं कर सकते, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकते, इसका चित्रण करें। तो ऐसा नहीं है, बच्चे सब चीज कर सकते हैं, लेकिन सही गाइडेंस की जरूरत होती है, उनकी नीड्स की जरूरत होती है कि उनकी नीड्स को किस तरह ध्यान में रखा जा रहा है, किस तरह का असेसमेंट टाइम टू टाइम उनका हो रहा है। ठीक है, स्पेसिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स इन कंपैरिजन टू द अदर इन द क्लास, कि कक्षा में एक दूसरे बच्चे की तुलना में अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, यानी उनका कंपैरिजन करना दूसरे बच्चे से। तो ये भी गलत बात है। लेबलिंग द चाइल्ड इनटू अ नॉर्मेटिव कैटेगरी, कि बच्चे को लेबल कर दें कि इंटेलिजेंट एक सेक्शन में, डल एक सेक्शन में लेबल कर दें। मानक वर्ग में बच्चों को लेबलिंग करना, तो ये भी गलत है। डिटेलिंग व्हाट एंड हाउ द लर्नर्स हैज बीन लर्निंग, ये बात बिल्कुल ठीक है। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना, ये होता है असेसमेंट, कि बच्चे का पता चलता है कि कहाँ उसकी वीकनेसेस और कहाँ उसे डायग्नोज करना है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम असेसमेंट होना चाहिए। इसीलिए एनईपी ने भी जो समेटिव असेसमेंट था उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट पे शिफ्ट कर दिया है। अब क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लास में होना चाहिए, यानी क्लास के दौरान बच्चे का आकलन हो, क्लास के दौरान ही आकलन हो, फिर तुरंत उसे रिमेडी दी जाए, जहां जिस फील्ड में जिस जगह बच्चे को प्रॉब्लम है वहीं उसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम दैट केटर्स टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? बताइए।
फिक्स सीटिंग अरेंजमेंट की बिल्कुल सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स्ड हो कि जिसकी सीट यहाँ पे फिक्स होगी वो वहीं बैठेगा, चाहे बच्चे को कितनी भी प्रॉब्लम हो रही हो पीछे बैठ के, उसे सुनाई ना दे रहा हो, उसे दिख नहीं रहा हो, तो ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। टीचर गिविंग ओनली इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्टिंग द चिल्ड्रन टू बी टोटली ओबीडियंट, कि शिक्षक का केवल निर्देश देना और बच्चों को पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, तो ये तो ऑथोरिटेटिव स्टाइल होगा कि टीचर ही सब कुछ मैनेज कर रहा है, ठीक है, ये टीचर सेंटर्ड की तरह होगा। मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट्स बाय द चिल्ड्रन, कि बच्चे को फैक्ट याद कराएं, तथ्यों का स्मरण कराएं, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं हुई। चिल्ड्रन डिस्कसिंग व्हाइल वर्किंग इन ग्रुप्स, ये बात बिल्कुल ठीक है, बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, यानी डिस्कशन सबसे अच्छा है, डिस्कशन करके अच्छा बच्चा सीखता है, अच्छे से सीख पाता है बच्चा, ठीक है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होना चाहिए, बच्चे की लाइफ से रिलेट करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए पीयर्स के साथ, अडल्ट्स के साथ, टीचर्स के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू एसेस क्रिटिकल थिंकिंग इन द चिल्ड्रन, कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग लग रही है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सोच पा रहा है, कुछ इनोवेटिव सोच पा रहा है, कुछ नए आइडियाज उसके माइंड में आ रहे हैं, कुछ डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है वो, यानी तरह तरह के एस्पेक्ट्स में सोच पा रहा है, अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोच रहा है। एड 3 to 5 + 4 8, यानी 325 को 48 के साथ ऐड करना, तो इसमें उसकी क्या क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, डायरेक्टली ऐड कर देगा। इन विच ईयर वाज द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट पास, इस एक्ट का बताना है तो सीधा बता देगा, ये तो 1 वर्ड हो गया। डिफिनेशन देनी है रेस्पिरेशन की, तो ये भी याद करके बता देगा, इसमें बच्चे की कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगी, ठीक है। एनालाइज द वेरियस रीजन ऑफ पॉल्यूशन इन योर सिटी, कि अलग अलग कारण ढूंढिए अपने सिटी के जो ये पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, इसमें बच्चे का दिमाग लगेगा, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे इकट्ठा करेगा। थिंक ऑफ वेरियस मेजर्स टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, कि अब सोचिए कि वो पॉल्यूशन कैसे कम होगा, तो बच्चा सोचेगा, अलग अलग एस्पेक्ट्स में सोचेगा, ठीक है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, यहाँ बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट्स अ कल्चर ऑफ इंक्लूजन इन स्कूल, इनमें से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। इंक्लूजन क्या होता है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए समान शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए समान शिक्षा, ठीक है, एक ही स्कूल में सभी बच्चों को बैठाकर पढ़ाएं। डिफरेंशिएटेड असेसमेंट्स आर प्रमोटेड टू मीट स्टूडेंट्स नीड, विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा देना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, तभी तो बच्चे की नीड्स को कैटर किया जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और डिफरेंशिएटेड असेसमेंट, तो तरह तरह के आकलन होने चाहिए, ठीक है, एक ही तरह के आकलन से बच्चे को नहीं आंका जा सकता, अलग अलग तरह से असेसमेंट हो, ठीक है। विभिन्नता और विविधता परिप्रेक्ष्य को हतोत्साहित करना, तो हतोत्साहित वर्ड तो बहुत गलत है, प्रोत्साहित करना चाहिए। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स फील वेलकम्ड एंड वैल्यूड इन द स्कूल, कि कुछ ही बच्चों को अभिभावित और असमाहित महसूस कराएं, तो ये भी गलत है, सभी बच्चों को हमें वेलकम महसूस कराना है, सभी बच्चों को अच्छा फील होना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर स्थायी समूह में बांटा जाए, कि उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ग्रुप डिवाइड कर दें, कि अच्छे बच्चे एक तरफ और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है वो दूसरी तरफ, तो ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है कि तरह तरह के असेसमेंट होने चाहिए जिससे कि बच्चों की नीड्स टाइम के टाइम पूरी होती रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ क्लास कंप्राइजिंग ऑफ कल्चरली डाइवर्स स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय टीचर, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, अवॉइडेड जरूर देखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ब्रिंगिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर इन द क्लासरूम, चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, ये बात बिल्कुल ठीक है। डेवलपिंग करिकुलम एंड टीचिंग स्टाइल सुटेबल टू डोमिनेंट कल्चर, ये बात ठीक नहीं लग रही है। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, कि किसी एक ही ग्रुप के लिए, किसी एक ही संस्कृति के लिए ऐसा करना, तो ये गलत है, ये तो पक्षपात हो गया। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, कि शेयर करें, एनकरेज स्टूडेंट टू शेयर यूनिक फीचर्स, अपने अपने कल्चर के बारे में शेयर करें, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, डिस्कशन भी होगा और बच्चों को नॉलेज भी होगी, दूसरे कल्चर का पता भी चलेगा। प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स,
विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, ये बात भी बिल्कुल भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि जो अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे हैं उन्हें समझाया जाए, दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे को सम्मान दें, तो ये बात भी ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होता है क्योंकि इसमें अवॉइड पूछा है, यानी ये गलत है। ठीक है, कि हमें ऐसा नहीं करना है कि किसी भी डोमिनेंट ग्रुप से ही हम उसकी शिक्षण शैली को विकसित करें, उसी को अच्छा पाठ्यक्रम दें, अच्छे से पढ़ाएं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, अवॉइड पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट लर्नर्स एबिलिटी टू रीड, इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड लेटर्स एंड वर्ड्स। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों के अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने, उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? किसमें बच्चे को प्रॉब्लम आती है? जब बच्चा पढ़ नहीं पाता है, इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है वर्ड्स को, सा को वाज पढ़ रहा है, ठीक है, बी को डी पढ़ रहा है, डॉग को गॉड पढ़ रहा है, तो ये किसके अंदर होती है? डिसकैलकुलिया के अंदर। डिसकैलकुलिया में तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, बच्चे को मैथ करने में प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है। डिस्ग्राफिया, इसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, लिख नहीं पाता। ठीक है, डिस्फेजिया यानी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। तो एक ऑप्शन बचा हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग डिसऑर्डर होता है, बच्चे को अक्षरों को पढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड। गतिक दिव्यांग वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना चाहिए? लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी जिसे चलने में प्रॉब्लम है, ठीक है, मसल्स में प्रॉब्लम है। अलॉटिंग क्लासरूम, लाइब्रेरी एंड लैब्स ऑन द टॉप फ्लोर, कि जिस बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है, जो दिव्यांग है, चल नहीं पाता, ऊपरी मंजिल पर उसकी कक्षा दें, उसे पुस्तकालय दें और प्रयोगशाला का आवंटन कराना। जिसे चलने में पहले से ही प्रॉब्लम है और उसे टॉप फ्लोर पे तुम क्लासरूम दे रहे हो, तो ये बात गलत है। ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो अवॉइड पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा ठीक होता है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। लेवलिंग ऑफ ऑल एरियाज ऑफ स्कूल विद रैंप्स एंड लिफ्ट्स, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सारे एरियाज जो हैं वहाँ पे लिफ्ट और रैंप लगा दें, जिन्हें चलने में प्रॉब्लम है तो उनके लिए आसानी रहेगी, तो ये बात ठीक है। मेकिंग एडेप्टेशंस एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट, बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलें। रीजनेबल एकोमोडेशन इन सीटिंग अरेंजमेंट, बच्चों के अकॉर्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट हो कि किसी को कम दिख रहा है तो आगे बैठाएं, कम सुन रहा है तो उसे आगे बैठाएं। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो अवॉइड पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद क्रिएटिविटी, कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो ये तो क्रिएटिविटी, अगर कोई क्रिएटिव है तो हायर ऑर्डर थिंकिंग भी होगी उसकी। नोवल इनोवेशन भी होगा, यानी कुछ नया भी सोचेगा। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु भी होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी सारी सोच नहीं होगी उसकी, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होगी, उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। ठीक है, अब सारी सोच क्या होगी? डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, अलग अलग एस्पेक्ट्स में सोच पाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए कंटेंट की, ये क्वेश्चंस की, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक